बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन दुआओं की अपील। मेरे हुलिये से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ये टोपी भी पहनी है। हालांकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धूप भी निकली हुई है, तो बहरहाल मौसम भी थोड़ा सा इस तरह है, लेकिन कुछ टेम्परेचर था तो इसलिए दुआओं की भी थोड़ी सी अपील। अहम तरीन जो ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, सबसे पहले तो नाज़रीन शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में माशी एमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से क्या इस वक्त चहमगोइयाँ चल रही हैं। सदर आरिफ अलवी के थ्रू माशी एमरजेंसी लगाई जाएगी, ये मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। दूसरी और बड़ी ख़बर नाज़रीन, अहम ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। आज समाअत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड फ़राहम करने के मामले पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में नोटिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन आज की समाअत के हवाले से दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कहीं पर उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रहे। तज़ादात से भरे ये पॉइंट हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से क्या बड़ी ख़बर है आपसे मैं शेयर करूँगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का एक अहम बयान भी सामने आया है, इस बयान की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन माशी इमरजेंसी के हवाले से आपके साथ जो ख़बर है, जो मामलात हैं वो शेयर करता चलूँ। तो हुआ क्या है कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो हैं, उनका एक वीडियो क्लिप है जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। और इस वीडियो क्लिप में हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ये कहते हैं कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आरिफ अलवी के ज़रिए ये कोशिश करने में मसरूफ़ है कि आरिफ अलवी को राज़ी कर दें कि किसी तरीके से जो माशी इमरजेंसी है वो लगा दी जाए। और अगर आरिफ अलवी तैयार हो जाते हैं माशी इमरजेंसी लगाने पर, तो फिर क्या होगा, इलेक्शन नहीं होगा। और माशी इमरजेंसी लगाने के बाद अगर अदालतों ने आंखें दिखाई तो फिर वो भी घर जाएंगी। तो ये एक बड़ा दावा है जो कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की जानिब से किया गया है। ना सिर्फ हफीज़ुल्लाह न्याज़ी, बल्कि आप लोगों को मालूम होगा कि कल मैंने सुहेल राइस साहब का एक नया कॉलम आपके सामने रखा था, उसमें भी इशारतन, वैसे तो ऐसी बात है फ़र्ज़ी नाम लेकर इशारतन वो बातें करते हैं, तो उस कॉलम के अंदर भी ये बात इशारतन कह दी गई थी कि जो अस्करी ख़ान है, और अस्करी ख़ान को ज़ाहिर सी बात है उन्होंने रिलेट जो है वो ताकतवरों के साथ किया है, उसको ये मशवरा दिया गया है या वो इस वक्त ये करने की कोशिश कर रहा है कि सिविलियन जो चेहरे हैं वो सामने रहें, वो खुद पीछे रहें और सिविलियन चेहरों के ज़रिए ही सिस्टम को कंट्रोल करें, या पीसीओ जो है वो लगाएं और ख़ुद सामने ना आएँ। तो इन दोनों सुहेल राइज का कॉलम और ये हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की जानिब से ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो ये इस वक्त इशारा यही कर रहे हैं कि इस वक्त ये जो प्लान है या इस तरह की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी एक रीज़न ये भी है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं, एक तो उनसे जो डील की कोशिशें की जा रही थी, इमरान ख़ान साहब की जानिब से वाज़ेह इनकार सामने आ चुका है। और अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते या इमरान ख़ान साहब जो है वो डील नहीं करते, तो इससे जो IMF का मुआहदा है वो भी इस वक्त ख़तरे में पड़ गया है। इस हवाले से मुक़द्दस फ़ारूक अवान है, जर्नलिस्ट है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है कि इमरान ख़ान का इनकार और IMF का मुआहदा ख़तरे में। तो इस वजह से भी अगर इलेक्शन डिले हो जाए तो वो सूट भी करते हैं। और मौलाना फजल रहमान जो बार बार ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, थ्रेट्स वगैरह हैं, तो वो भी सारी इसी चीज़ की ही कड़ियाँ हैं। फिर दूसरी साइड पे अदालतों के हवाले से अगर बातचीत की जाए तो इमरान ख़ान साहब को अदालतों से जो रिलीफ़ मिल रहा है, हालांकि वो रिलीफ़ मिलना ही मिलना था, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिस तरह से कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं या जिस तरह से उठाया जा रहा है लोगों को, तो आगे आकर कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट होने ही होने थे। और फिर अदालती महाज पर जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब डटे हुए हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, वाज़े उनका जो फ़ैसला है वो भी इस पर मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर इलेक्शन होते हैं और इमरान ख़ान जो है वो डील नहीं करता तो तब भी मुसीबत है। और यहाँ से जो इलेक्शंस हैं वो डिले नहीं करवाए
जा पा रहे। तो इस वजह से अब ये वाला जो एक नया एंगल सामने आया है कि सिविलियंस को ही सामने रखा जाए और आरिफ अलवी के थ्रू अगर माशी इमरजेंसी लगा दी जाए तो ये एक जो ऑप्शन है वो बेहतर होगा। इससे इलेक्शन खुद ब खुद आगे चले जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो मैंने आपके सामने खींचा और जो कुछ लिंक्स थे, डॉट्स थे, वो जोड़ने की मैंने कोशिश की। और फिर ख़ास तौर पर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी का जो स्टेटमेंट है, वीडियो उनकी जो सामने आ रही है, और सुहेल वड़ाइच का कॉलम, इनको मिलाकर पढ़ा जाए तो ये इस वक्त शहर इक़्तिदार में इस वक्त हो रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अच्छा इससे ख़ास तौर पर ज़ाहिर सी बात है ये भी इशारा करती है सुहेल वड़ाइच साहब ने कि अगर अदालतें आँख दिखाती हैं तो उनको भी फिर घर जाना पड़ेगा। यानी कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर इस हवाले से कुछ करते हैं, यानी कि अगर इलेक्शन आगे जाते हैं और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला मौजूद है और वो इसके ऊपर कोई इक़दाम उठाते हैं, इमरजेंसी के ऊपर कोई इक़दाम उठाते हैं, तो फिर वो भी फारिग और उन्हें भी घर जाना पड़ेगा। और वही PCO वाला जो कि माजी में हो चुका है, फिर वही शायद जो तारीख़ है वो रिपीट हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट केस की समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लेवल प्लेइंग फील्ड फ़राहम करने के मामले पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी वो दायर हुई। इस दरख्वास्त का खुलासा आपको बताता चलूँ कि सारी प्रोसीडिंग में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो डायलॉग्स थे, जो रिमार्क्स थे, वो सारी प्रोसीडिंग में देते रहे। यानी कि आप कह लें कि खिंचाई करते रहे। लेकिन आखिर में क्या हुआ जी, नोटिस इशू करते हुए जवाब भी तलब कर लिया गया है। IG पंजाब, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब और इसके अलावा IG हो गए, चीफ़ सेक्रेटरी हो गए, इन दो को एक तो नोटिस जारी किए गए हैं और एक और थर्ड उसमें भी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, 3 उसको जो है वो नोटिस जारी हुए और उनसे जवाब तलब किया गया है। बहरहाल इस सारी प्रोसीडिंग का अहवाल एक जो खुलासा था वो तो ये था, लेकिन आज 2-3 जगहों पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी कार्रवाई भी हुई है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की इस अदालत के अंदर। वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके ऊपर कुछ बड़े अहम जो सवालात हैं वो भी उठे। सबसे पहले तो ये जी कि जैसे ही आज की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं उन्होंने अपनी पिटीशन के ऊपर सरदार का लफ्ज़ लिखा हुआ था, तो इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बरहम हुए और उन्होंने कहा कि ये सरदारी वाला जो निज़ाम है ये ख़त्म हो चुका है और आप ही ने ख़त्म किया था, तो सरदार आपने अपने नाम के साथ क्यों लगाया। तो ये सबसे पहला एतराज़ तो इस दरख्वास्त में कादी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस साहब ने ये किया। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरदार तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर उनका नाम लिखा हुआ, उनकी प्रोफाइल, और उधर भी सरदार तारिक मसूद है। तो मेरे ख्याल से अगर लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से ये रिमार्क्स आए हैं तो जो सीनियर जज हैं उन्होंने भी अपने साथ सरदार का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन इस हवाले से तो कुछ चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से नहीं कहा गया, नहीं किया गया। बहरहाल उनकी मर्ज़ी, लेकिन एक तरफ अगर उन्होंने एतराज़ किया है तो फिर उनके अपने जो साथी जज हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे कि वो भी तो अपने नाम के साथ फिर सरदार का ही लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जी आज जब केस की समाअत आगे बढ़ती रही तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी मज़हर नाम मैं फिर से भूल रहा हूँ, मैंने कहा ना मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो बहरहाल अदालत की जानिब से आज लतीफ़ खोसा साहब से ये पूछा गया कि जब उन्होंने वो सारे फिगर्स वगैरह रखे कि इतने इतने कागज़ात नामज़दगी हैं, ये मुस्तरद हो चुके हैं और सारे PTI के हुए हैं, इतने तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा इनको उठाया गया है, ये वीडियोज़ हैं। तो जज साहब ने ये सवाल पूछा कि आपकी कितनी दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं, इस चीज़ का जो डेटा है वो कहाँ पर है, वो हमें दें। तो अब उनका इसमें पॉइंट ये था कि अगर आप वो डेटा भी हमें दे देते तो इससे हम कंपैरिजन कर लेते कि अच्छा इतनी दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं और इतनी सारी दरख्वास्तें जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं, तो उसमें आसानी भी होती। पॉइंट भी वैलिड था क्योंकि अगर 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद हुए हैं तो जब उनके सामने फिगर आ जाता है एक कि फॉर एग्ज़ाम्पल के 90 दरख्वास्तें रिजेक्ट हुई हैं और 10 दरख्वास्तें सिर्फ एक्सेप्ट हुई हैं, तो ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव हो जाता। लेकिन खैर इसके बावजूद भी एक डेटा ये तो शेयर किया गया था कि इतने लोगों के जो कागजात हैं वो मुस्तरद हुए हैं। तो बहरहाल ये एक दौरान समाअत जो है वो जज साहब की जानिब से सवाल पूछा गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस केस की समाअत के दौरान ये कहा जी
کہ اگر آپ کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں تو الیکشن ٹریبیونلز تمام ہائی کورٹس جو ہیں انہوں نے بنا دیے ہیں، وہاں پر ججز موجود ہیں، آپ وہاں پر جائیں، وہاں پر جا کر اپیلوں میں آپ چلے جائیں، اپیلیں دائر کر دیں اور بات ختم۔ اب یہاں پر لطیف کھوسہ صاحب نے بھی سوال اٹھایا اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، اور بڑا جینوئن یہ سوال بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ 90% درخواستیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں، وہ 90% ساری اگر آپ الیکشن ٹریبیونلز میں لے کر آئیں تو ایک ظاہر سی بات ہے برڈن بھی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی یہ کہا، ٹی وی دیکھ لیں، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے ایک ہی جماعت کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ جہاں تک بات ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل میں جانے کی ہے، تو وہ جو فیصلے ہیں ریٹرننگ افسران نے کیے، وہ فیصلے ہی ہمیں نہیں مل رہے، تو انہی فیصلوں کو ہی تو ہم نے چیلنج کرنا ہے۔ تو وہ فیصلے نہیں مل رہے تو ہم چیلنج جو ہے وہ کس طریقے سے کریں گے؟ تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا جی کہ آپ فیصلے کے بغیر ہی جو اپیل ہے وہ دائر کر دیں۔ تو بہرحال اچھا، پھر اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے جو کیس آگے چلتا رہا تو ایک موقع پر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ اصل معاملے کی طرف آئیں، اور اصل معاملہ یہ ہے جی کہ آپ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، آپ بتائیں کہ جو موجودہ سچویشن ہے اس میں کہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے، توہین عدالت کہاں ہوئی ہے، آپ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں۔ یہ جو ہے وہ کہا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے۔ پھر اسی طریقے سے الیکشن کمیشن حکام وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے پھر یہ کہا جی اچھا، جب لطیف کھوسہ صاحب بار بار وہ پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے میک شور کرنا ہے۔ تو الیکشن کمیشن حکام کہتے ہیں جی اب ہم ہر جگہ پر ایک جگہ پر تو کھڑے نہیں ہو سکتے اور میک شور نہیں کر سکتے۔ تو اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا لیکن چلے اس میں ایک طرح کا انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ چیزیں ہوئیں، لیکن ہم ہر جگہ پر نہیں موجود ہو سکتے، اور ایک طرح سے اپنی نااہلی کو بھی ایکسیپٹ کیا کہ اب ظاہر سی بات ہے الیکشن کمیشن اب یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک اکیلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہوں گے، انہوں نے الیکشنز کروانے ہیں اور اس وقت نگران ان کے انڈر ہیں، ان کو انہوں نے احکامات دینے، جیسے آئی جی پنجاب ہے انہوں نے چیزوں کو میک شور کرنا ہے۔ اور یہی لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ آپ نے پہلے میک شور کرنا تھا، اگر نہیں چیزیں ہو رہی تھی تو آپ نے آئی جی پنجاب کو ہٹا دینا تھا عہدے سے، آپ کے پاس اختیار ہیں، آپ کے پاس آپ کے انڈر ہیں وہ، اور آپ نے الیکشن جو ہے وہ کروانے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی جو اقدام ہے وہ نہیں اٹھایا گیا۔ پھر اسی طریقے سے چیف جسٹس نے آگے چلتے ہوئے یہی کہا جی کہ آپ کا کوئی اسپیسیفک الزام ہے تو وہ بتائیں۔ تو بار بار یہ جب پوچھا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کہ کوئی اسپیسیفک الزام دے، توہین کہاں پر ہوئی، ہمارا فیصلہ کہاں وائلیٹ ہوا، تو اس پر لطیف کھوسہ صاحب ایٹ دا اینڈ تھوڑے سے وہ غصے میں بھی آئے اور اگریسو بھی، اور انہوں نے کہا جی کہ اس صورتحال میں کوئی کیسے اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے، لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، 90% کاغذات ایک جماعت کے مسترد کر دیے گئے ہیں، اور تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ٹی وی پر بھی موجود ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو یہیں پر ہم اسکرین کے اوپر وہ چلا بھی سکتے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر وہ کمرہ عدالت میں وہ ویڈیوز جو تھی وہ چلائی نہیں، لیکن یہ کلیئر کر دیا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور ہم چلانا بھی چاہتے ہیں، اور اپنی جو اپنی جو استدعا تھی وہ بھی عدالت کے سامنے انہوں نے رکھ دی۔ اور پھر اس پر آخر میں کیا ہوا جی، چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف پنجاب کی حد تک ہی ہے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ پنجاب کی حد تک نہیں، اوورآل ملک میں ہی ہے، لیکن جو ہمارے پاس ثبوت ہے وہ صرف پنجاب کی حد تک ہی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، میں ایڈوکیٹ جنرل کا جو نام ہے وہ بھول رہا تھا، تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے وہ تیسرے نمبر پر، ان تینوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور ان سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔ اور آئندہ سماعت اب منڈے والے دن ہوگی، نیکسٹ منڈے کو، یعنی کہ نیکسٹ منڈے 8 جنوری بنتا ہے، تو 8 جنوری کو اس کیس کی دوبارہ جو سماعت ہے وہ ہوگی۔ تو بہرحال یہ آج پروسیڈنگ ہوئی، اور ایٹ لیسٹ اس حد تک تو کم سے کم پاکستان تحریک انصاف کی بات مان لی گئی کہ نوٹسز ایشو کر کے ان کو سے جو جواب ہے وہ مانگ لیا گیا ہے، اور کم سے کم چلو 8 تاریخ تک یہ بھی ہو جائے گا کہ یہ جو ٹریبیونلز فیصلے دے رہے ہیں تو یہاں سے بھی اگر فیصلے ہو جاتے ہیں، ویسے تو عدلیہ لیول کے اوپر کوئی اس طرح سے
رکاوٹ نہیں آئے گی جس طرح سے ریٹرننگ افسران یا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے معاملے پر ہوئی تھی. لیکن لیٹ سے اگر یہاں سے بھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس سے پہلے پھر آگے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے اور مدعا ونس اگین اسی درخواست میں اٹھایا جا سکتا ہے. بہرحال یہ اہم اقدام تھا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے جو کہ آج اٹھایا گیا ہے. رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.